तो कहानी की शुरुआत होती है पैराडाइज आइलैंड के एक शानदार रिजॉर्ट से, जहां केटी नाम की लड़की अपने दोस्तों के साथ छुट्टियां मनाने आई है। वो अपनी दोस्तों के साथ रिजॉर्ट में चेक इन कर रही होती है कि तभी मॉली की नज़र अपनी सौतेली बहन यूज पर पड़ती है, जो अपने दोस्तों के साथ उसी रिजॉर्ट में पहुंची थी। यूज को देखकर, अपनी बहन को देखकर मॉली को काफी गुस्सा आता है। फौरन वो उसके पास जाती है और उसे वहां आने की वजह पूछती है, लेकिन घमंडी यूज और उसके दोस्त मॉली की बात को पूरी तरह नजरअंदाज करते हैं और रिजॉर्ट के अंदर चले जाते हैं। अब अपनी सहेली के इस तरह से मायूस और परेशान देखकर केटी मॉली को समझाती है कि वो इस किस्से को भूल जाए और अपनी छुट्टियों का लुत्फ उठाए। केटी की बात मानकर मॉली खुद को संभालती है। फिर दोनों इस मामले को वहीं खत्म करके आराम करने के लिए कमरे की तरफ बढ़ते हैं। कमरे में पहुंचकर जब केटी अपना सामान सलीके से रख रही थी, तभी अचानक उसे एक खौफनाक आवाज सुनाई देती है। ये आवाज इतनी डरावनी थी, वो कुछ पल के लिए सहम जाती है और बेड पर बैठकर गहरी सोच में डूब जाती है। ठीक उसी समय उसकी दूसरी दोस्त लिली वहां दाखिल होती है। केटी के चेहरे पर खौफ देखकर वो हैरानी से पूछती है, क्या सब कुछ ठीक है? केटी फौरन खुद को संभालती है और बात को टालते हुए कहती है, हाँ वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन मासूम केटी इस बात से पूरी तरह बेखबर थी कि इस रिजॉर्ट में कदम रखना ही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली है। फिर अगले दिन सब लोग अपने प्लान के मुताबिक एक बोट में सवार होने को तैयार थे। उस बोट का मालिक ड्यूक नाम का एक शख्स था, जो इस इलाके और यहाँ के समुद्री रास्तों से अच्छी तरह वाकिफ था। अब सभी लोग बोट पर सवार होते हैं। ड्यूक उन्हें इंडोनेशिया के खूबसूरत आइलैंड की तरफ लेकर निकलता है। इस सफर में केटी के दोस्तों के अलावा यूज के ग्रुप के कुछ दोस्त भी थे, उनके शामिल हो जाते। लेकिन तभी पूरे ग्रुप की नजर दूर चमकते हुए एक आइलैंड पर पड़ती है, जहाँ चट्टानों की बनावट हूबहू एक इंसानी खोपड़ी जैसी दिखाई दे रही थी। एक अजीब गरीब नजारे को देखकर उन सभी के अंदर एक अलग सी उत्सुकता जाग उठती है और ड्यूक से वो जगह चलने की जिद करने लगते हैं। लेकिन ड्यूक इस बात से साफ इनकार करता है। वो उन्हें चेतावनी देते हुए कहता है, वो जगह बेहद खौफनाक और खतरनाक है। वहाँ आम लोगों के जाने पर सालों से पाबंदी लगी हुई है, मगर इसके बावजूद सब लोग उस पर दबाव बनाने लगते हैं, वो उन्हें किसी भी तरह वहाँ ले चले। ड्यूक अपनी बात पर अड़ा रहता है, लेकिन जब युवाओं की जिद हद से बढ़ जाती है तो वो एक समझौते के तौर पर कहता है, मैं तुम्हें उस आइलैंड की जमीन पर तो नहीं ले जा सकता, लेकिन हाँ, तुम उस जगह के आसपास समुद्र में डाइविंग जरूर कर सकते। ये सुनते सभी लोग खुशी मनाने लगते हैं और ड्यूक अपनी बोट को उसी तरफ मोड़ लेता है। अब यहाँ पहुंचकर पूरा ग्रुप समुद्र के नीले पानी में डाइव लगा देता है। शुरुआत में वो सभी समुद्र की इस असरदार खूबसूरती को निहारते हैं। कुछ दूर तक सुकून से तैरते हुए पानी के नीचे इस हसीन दुनिया का मजा उठाते हैं। फिर कुछ मिनट के बाद बाकी लोग वापस से बोट पर लौट आते हैं, लेकिन केटी समुद्र की लहरों के बीच वहीं रुकी रहती है। तभी अचानक पानी में तैरती हुई एक इंसानी खोपड़ी केटी के सामने आती है। ये भयानक नजारा देखकर वो डर के मारे पीछे हटने लगती है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर नीचे जाती है उसकी सांसें थम जाती है, क्योंकि समुद्र के निचले स्तर पर इंसानों की हड्डियों का पूरा ढेर बिखरा पड़ा था, मानो वहां मौत की कोई पुरानी वादी छुपी हो। उधर बोट पर मौजूद सभी लोग गहरी फिक्र में डूब चुके थे, क्योंकि काफी देर गुजर जाने के बाद भी केटी अब तक वापस नहीं आई थी। ये देखकर काई नाम का लड़का बुरी तरह से बेचैन होता, क्योंकि उसे केटी से एक तरफा मोहब्बत थी और केटी के वापस ना आने पर उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। इसीलिए वो बिना एक पल गवाए समुद्र में कूद गया और केटी को ढूंढने लगा। ये देखकर ड्यूक भी फौरन पानी में छलांग लगाता है ताकि वो दोनों को सही सलामत वापस ला सके। तभी पानी के अंदर कई की नजर बेहोश हो चुकी केटी पर पड़ती है। ये देखकर वो तेजी से अपनी सहेली की तरफ बढ़ता है, उसे समुद्र की गहराइयों से बाहर निकालता है। अब खुशकिस्मती से खौफनाक मंजर के डर से डूबने के बावजूद भी केटी की जान बच जाती है। इस खौफ के माहौल के बाद पूरा ग्रुप चुपचाप वापस बीच की तरफ रवाना हो जाता है। इसके बाद ड्यूक केटी के ग्रुप के साथ बैठकर बात करता है। वो उन्हें समझाता है कि इस कॉन्टिनेंट के आसपास जितने भी आइलैंड हैं उन सभी की अपनी एक प्राचीन दास्तान है, लेकिन इन सब में से जिस आइलैंड के करीब वो गए थे उसकी दास्तान सबसे ज्यादा खौफनाक है। वो उन्हें बताता है कि करीब 200 साल पहले की कहानियों के मुताबिक एक औरत ने उस स्कल आइलैंड को श्राप दिया था। वजह आज तक किसी को मालूम नहीं है औरत ने ऐसा क्यों किया, लेकिन उसके बाद से ही वो रहने वाला हर एक शख्स रहस्यमयी तरीके से मरने लगा। ठीक उसी तरह जैसे पिछले सालों में जो कोई अपनी जुर्रत से वहां गया वो कभी लौट कर वापस नहीं आया और आज तक उनके जिस्म भी कभी दोबारा नहीं मिले। इसीलिए वो जगह हमेशा हमेशा के लिए टूरिस्ट के लिए बंद कर दी गई। अब ड्यूक जब इस कहानी को सुना रहा था तो यूज का ग्रुप भी वहां मौजूद था। वो सब इस कहानी को सुन रहे थे। तभी उनमें से एक लड़का इस पूरी दास्तान को महज एक अंधविश्वास और मनगढ़ंत कहानी मानता है। ड्यूक का मजाक उड़ाते हुए वो हंसने लगता है,
लेकिन ड्यूक उसे फौरन खामोश कराता है और सबको चेतावनी देते हुए कहता है, ये कहानी कोई मजाक नहीं है, बल्कि तुम्हारे लिए एक आखिरी चेतावनी है। तुम लोग दोबारा उस तरफ जाने की जुर्रत मत करना। अब जब ड्यूक वहां से चला जाता है तो वो लड़की कैटी के ग्रुप के चेहरे पर खौफ और घबराहट को देखकर उनका मजाक उड़ाने लगती है, उन्हें डरपोक कहने लगती है। उसकी ये कड़वी बातें सुनकर कई को गुस्सा भड़क उठता है। वो सीधा उस लड़के के सामने आ खड़ा हुआ। अब खुद को निडर साबित करने के लिए, उस सदियों पुराने श्राप को वो झूठा ठहराने के लिए, वो लड़का दोनों ग्रुप्स के बीच एक शर्त रखने का फैसला करता है। शर्त ये थी कि जो भी ग्रुप हारेगा उसे उस खौफनाक स्केल आइलैंड पर पूरी रात गुजारनी होगी। ये सुनते ही माहौल एक अजीब सी खामोशी में बदल गया, लेकिन अपनी इज्जत और हिम्मत रखने के लिए दोनों ग्रुप ये शर्त मंजूर करते हैं। अब शर्त को पूरा करने के लिए वे एक कल्चरल गेम खेलना शुरू करते हैं, जिसमें संगीत की धुन पर बांस के ऊपर से कूदने का चैलेंज था। नियम सीधा था, जिसका भी पैर बांस में फंसा वो ग्रुप हार जाएगा। लेकिन जैसे ही कैटी की बारी आती है, अचानक उसे फिर से वही भयानक रूहानी आवाज सुनाई देती है। उसे होटल के कमरे से सुनाई दे रही थी, लेकिन इस बार ये सिर्फ आवाज नहीं थी, बल्कि एक औरत का दिल दहला देने वाली चीखें थी जो उसके कानों को चीर रही थी। इस खौफनाक मंजर के साए में केटी का संतुलन बिगड़ता है और उसका पैर उसी बांस में फंस जाता है, जिसकी वजह से उसका ग्रुप हार जाता है। अब शर्त के मुताबिक अगले दिन कैटी का ग्रुप एक बोट किराए पर लेता है और यूज के कुछ दोस्तों के साथ स्कल आइलैंड की तरफ रवाना होता है। जैसे जैसे वो उस द्वीप के करीब जाते हैं, वो देखती हैं कि पूरे आइलैंड के ऊपर काले और घने बादलों का एक साया मंडरा रहा है, जिसे देखकर ये सफर और ज्यादा डरावना होने लगता है। लेकिन इसके बावजूद पूरा ग्रुप हिम्मत नहीं हारता और आखिर में उस द्वीप की जमीन पर कदम रख देता है। अब वहां पहुंचकर यूज के ग्रुप के लोग उन्हें यह कहकर वहीं छोड़ जाते हैं कि वो अगले दिन उन्हें वापस लेने आएंगे। इसके बाद पूरा ग्रुप घने जंगल के अंदर दाखिल होता है, लेकिन कुछ दूर जाने पर उन्हें रहस्यों से भरे बैरियर दिखाई देते हैं। ये अजीब गरीब मंजर देखकर कुछ लोग तो डर जाते हैं, लेकिन उनके ग्रुप का डॉन नाम का एक लड़का उस सरहद के करीब जाता है और रहस्यों के छोर पर एक महीन कपड़ा बंधा देखकर वो बिना सोचे समझे उसे खोलने का फैसला करता है। ये बात डॉन उस टूटी हुई सरहद को पार करके अंदर चला गया और इसके बाद वो टूटी हुई सरहद को पार करके अंदर चला गया। उसे आगे बढ़ता देखकर बाकी लोग भी हिम्मत जुटाकर उसके पीछे जंगल की ओर बढ़ने लगे और फिर वो एक ऐसे खंडर नुमा इलाके में पहुंचे जो कभी कोई गांव हुआ करता था और समय के बीतते हुए वो पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। कुछ लकड़ी की झोपड़ियों के पास से गुजरते हैं जिन्हें बाहरी दीवारों पर जादू टोने जैसा अल्फाज लिखे थे। तभी कई की नजर एक झोपड़ी पर पड़ी जो बाकी झोपड़ी के मुकाबले बेहतर हालत में थी। वो अपने दोस्त से कहता है कि रात गुजारने के लिए बेहतर है। ये सुनकर सब लोग वहीं रुक जाते हैं और अपना सामान अंदर रखने लगे और सामान सेट करने के बाद सो जाते हैं। लेकिन कुछ मिनट के बाद कैटी की आंख खुलती है। वो जैसे ही अपने दोस्तों को देखने के लिए खड़ी होती है, उसके होश उड़ जाते हैं। वो देखती है कि उसके सारों दोस्त लेटने के बजाय बिल्कुल सीधे बैठे सो रहे हैं, इसीलिए वो उन्हें आवाज देने की कोशिश करती है, लेकिन तभी अचानक से वो सब वापस नीचे लेट जाते हैं। एक अजीब गरीब वाक्य को बिना सोचे समझे केटी घबराहट में झोपड़ी से बाहर निकल आती है। बाहर आती उसे जंगल की तरफ फुसफुसाहट की आवाज सुनाई देती है, यानी वो देखती है कि एक औरत किसी की मौत पर फूट फूट कर रो रही है। तभी अचानक कुछ लोग आकर उसे उस लाश से दूर घसीटते हैं और उस समय उनका लीडर गुस्से में सबको हुक्म देता है कि ये जो कुछ भी हुआ उसके बारे में कोई अपना मुंह नहीं खोलेगा। इसके बाद वो लोग उस लाश को तुरंत दफनाने का आदेश देते हैं। तभी केटी को एक और रूहानी विजन दिखाई देता है। वो देखती है कि वहां औरत अब काले जादू और अपने ही खून का इस्तेमाल करके एक बेहद भयानक और काला तंत्र मंत्र कर रही है, जिसके बाद वो पूरे स्कल आइलैंड को एक खौफनाक श्राप देती है। ऐलान करती है जो भी इस द्वीप पर कदम रखेगा उसकी मौत तय है। इस काले जादू की वजह से वो जिन मासूमों की जान लेगी उन्हीं की सांसों से उसकी खुद की जिंदगी अमर हो जाएगी और उसे हमेशा के लिए एक शैतानी ताकत मिल जाएगी। अब जैसे वो तांत्रिक अनुष्ठान खत्म करती है, उस औरत का शरीर अजीब तरह से टूटने मरोड़ने लगता है। वो एक बेहद खौफनाक और डरावनी रूह में तब्दील हो जाती है। ये खौफनाक मंजर देखते ही कैटी की अचानक आंख खुल जाती है। वो बुरी तरह हांफते हुए होश में आती है। तब उसे समझ में आता है कि ये सिर्फ एक डरावना सपना था। अब सुबह हो चुकी है, इसीलिए वो और उसके सारे दोस्त बोट का इंतजार करने के लिए एक बीच की तरफ जाने की तैयारी करते हैं। वहां पहुंचकर वो सब काफी देर तक तट पर खड़े होकर रास्ता ताकते हैं, लेकिन उन्हें लेने आने वाली बोट दूर दूर तक उन्हें कहीं दिखाई नहीं दे रही है। फिर कई घंटे बीत जाते हैं मगर पूरा ग्रुप वहीं फंसा रहता है। उन्हें बचाने कोई नहीं आता। धीरे धीरे सबको लगने लगता है कि शायद उनके साथ कोई भद्दा मजाक किया गया है। अब उन्हें एहसास हो जाता है कि उन्हें एक और रात इसी मनहूस टापू पर बितानी होगी। ये सोचकर पूरा ग्रुप मजबूरन वापस उसी झोपड़ी की तरफ लौट पड़ता है। दूसरी तरफ रिजॉर्ट के मुख्य तट पर वो लड़का जिसने कैटी के ग्रुप को लेने जाना था, वो उनके साथ किए गए एक मजाक पर मन ही मन मुस्कुरा रहा था। वो हंसते हुए वहां मौजूद लोगों से कहता है वो उन डरपोक बुजदिलों को कल सुबह लेने जाएगा। ठीक उसी समय ड्यूक उनके मुंह पर यह संदिग्ध बात सुन लेता है और फौरन उनके पास जाकर कड़क आवाज में पूछता है बाकी लोग कहाँ हैं।
जब वो उसे बताते हैं कि बाकी लोग अभी भी उसी आइलैंड पर हैं, तो उसके चेहरे से रंग उड़ जाता है। वो घबरा कर तुरंत उन युवाओं को फोन लगाने की कोशिश करता है, लेकिन द्वीप पर नेटवर्क ना होने की वजह से फोन नहीं लगता और इसीलिए घबरा कर वो एक वॉइस मैसेज छोड़ देता है। इधर स्कल आइलैंड पर एक बार फिर रात का सन्नाटा पसरा और वो सब वापस से उसी खंडर गांव में आ चुके हैं। फिर सब लोग सो जाते हैं। तभी डॉन चुपके से मौली को जगाता है, उसे अपने साथ झोपड़ी से बाहर ले जाता है। वहां से कुछ दूर जाकर दोनों एक साथ खूबसूरत लम्हे को बिताते हैं। अब वो एक दूसरे में इस कदर खोए हुए थे, उन्हें अपने आसपास किसी चीज का ध्यान ही नहीं था। तभी अचानक उनका पैर पास में मौजूद एक पत्थर से टकराता है और देखते ही देखते वो स्मारक जमीन पर गिर पड़ता है। उस स्मारक के गिरते ही टापू की एक अंधेरी गुफा में सोया हुआ एक भयानक दरिंदा होश में आकर अपनी नींद से जाग उठता है। उसे दांत बेहद नुकीले थे, उसकी बनावट किसी इंसान की तरह, लेकिन उसका रूप किसी शैतान की तरह था। उधर केटी को सपने में एक और भयानक विजन दिखाई देता है कि गांव के शमन मास्टर और वहां के लोग उस विधवा औरत को एक खूंखार दरिंदे के रूप में अपनी तरफ बढ़ते हुए देख रहे हैं। इसके बाद वो चीते की रफ्तार से ग्रामीण पर झपट्टा मारती है और इंसानी समझ से परे जादुई ताकत और नुकीले नाखूनों से एक एक करके सबको मौत के घाट उतारती है। वेल, ये भयानक मंजर देखकर कैटी बुरी तरह फिर घबराती है। तभी सपने में वो दरिंदा सीधे कैटी की तरफ देखता है, जिसे डरकर कैटी पीछे हटती है और हड़बड़ाकर बेड से जा टकराती है, जिसकी वजह से बेड की आंख खुल जाती है और कैटी वापस हकीकत में लौट आती है। तभी कैटी बेड के सामने कन्फेस करती है कि इस जगह पर कोई बहुत ही बड़ी आसुरी ताकत है, उन्हें फौरन यहाँ से निकलना होगा। ये सुनकर बेड हैरान हो जाता है, पूछता है कि वो ऐसी बातें क्यों कर रही है। लेकिन इससे पहले कि कैटी उसे कुछ समझा पाती, तभी मौली चीखते हुए झोपड़ी में लौट आती है। घबराहट में वो बाकी लोग को बताने लगती है डॉन को किसी अनदेखी ताकत ने अपने साथ खींच लिया है। ये सुनते ही वहां मौजूद सभी लोग के होश उड़ते हैं। बिना वक्त गवाए वो उसे ढूंढने के लिए जंगल की तरफ भागे। वे अलग अलग टुकड़ियों में बंट जाते हैं और जंगल के और गहरे इलाके में जाने लगते हैं। लेकिन काफी मुशक्कत के बाद भी डॉन का कुछ पता नहीं चला। तो कैटी सबको समझाती है अभी रात में अंधेरे में भटकना ठीक नहीं है, इसीलिए वो सब वापस झोपड़ी में चलते हैं। जैसे ही सुबह होगी वो फिर उसे ढूंढने निकलेंगे। वेल, तभी सीन शिफ्ट होता है और अगले मंजर में डॉन एक पत्थर की वेदी से बंधा हुआ दिखाई देता है। वो डर के मारे कांप रहा था। तभी एक डायन रेंगती हुई उसके ऊपर आती है, उसकी गर्दन पर हमला करके उसका खून पीने लगती है। अब अगली सुबह पूरा ग्रुप एक बार फिर डॉन की तलाश शुरू करने का फैसला करता है, लेकिन एक मार्क नाम का लड़का ये कहकर झोपड़ी में ही रुक जाता है अगर डॉन वापस लौट आए तो यहाँ किसी का मौजूद होना जरूरी है, और इसीलिए वो बाकी सभी लोगों को जंगल में तलाश जारी रखने के लिए भेज देता है। दूसरी तरफ समुद्र में ड्यूक उसके दोस्तों के साथ वो बोट कोसी आइलैंड की तरफ बढ़ रहे थे। इधर झोपड़ी में मार्क अकेला बैठा अपने दोस्तों का इंतजार कर रहा था। तभी अचानक वहां एक रहस्यमयी अप्सरा उसके सामने आती है। उसे देखते ही मार्क उसकी खूबसूरती में खो जाता है। तभी वो लड़की मार्क के करीब आती है, उसे अपनी बाहों में ले लेती है। लेकिन जैसे ही वो खूबसूरत लड़की अपने ब्लाउज उतारती है, पलक झपकते ही उसकी भयानक और बदसूरत डायन में तब्दील हो जाती है। अब ये मंजर देखते ही मार्क की तो हवा टाइट हो गई थी। उसके मुंह से खौफ के मारे एक जोरदार चीख निकली और फिर कुछ मिनट के बाद जब उसके दोस्त झोपड़ी में वापस लौटे तो वहां का मंजर देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि पूरी झोपड़ी खून से सनी थी। ये खौफनाक नजारा देखकर वो बुरी तरह से डर जाते हैं और तुरंत बीच की तरफ भागते हैं। अचानक उनकी नजर समुद्र की तरफ से आती एक बोट पर जाती है। उन्हें पता चलता है कि उस बोट में कोई और नहीं बल्कि ड्यूक है। अब ये देखकर उन्हें लगने लगता है कि शायद वो इस मनहूस टापू से बच निकलेंगे, लेकिन जैसे ही वो बोट आइलैंड के किनारे पहुंचने वाली होती है, उसमें एक जबरदस्त धमाका होता है। बोट पर सवार ड्यूक और यूज के दोस्तों की मौके पर मौत हो जाती है। इस हादसे को देखकर कैटी और उसका ग्रुप पूरी तरह से टूट जाता है। वो वहीं बैठकर रोने लगते हैं, लेकिन उनके पास ज्यादा देर तक मातम मनाने का वक्त नहीं है। उन्हें अभी जंगल में फंसे अपने बाकी दोस्तों का पता लगाना है, इसीलिए एक बार फिर से जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। तलाश करते करते वो उस जगह पहुंच जाते हैं जहां डॉन पर हमला हुआ था। वहां पहुंचकर कैटी की नजर एक पत्थर के स्मारक पर पड़ती है, जो अब अपनी असली जगह से हटा हुआ था। उसे देखते ही कैटी को एहसास होता है उस स्मारक के नीचे शायद किसी इंसान को दफन किया गया है। वो उस जगह की खुदाई करना शुरू करती है। कुछ देर की मशक्कत के बाद उन्हें मिट्टी के नीचे एक इंसान का कंकाल मिलता है। ये देखकर कैटी उसे ध्यान से साफ करने लगती है, लेकिन तभी अचानक उसकी आंखों के सामने एक रूहानी विजन आता है। उस विजन में चेन नाम का एक शख्स की जिंदगी का एक हिस्सा देखती है, जहाँ चेन अपनी पत्नी माया के साथ बेहद खुश दिखाई दे रहा है।
और एक दिन चेन ने माया को तोहफे में कपड़े की गुड़िया दी और वादा किया कि वो हमेशा इसी तरह साथ रहेंगे। लेकिन इसके पीछे एक कड़वा सच था जो कि केटी के सामने आता है कि चेन उस कबीले का नहीं बल्कि एक बाहरी इंसान था जो उस टापू पर आया था और उसे माया से मोहब्बत हो गई थी। एक ऐसी मोहब्बत जो माया के कबीले के लोगों को कतई मंजूर नहीं थी। इसीलिए गांव वालों ने उस दिन उस जोड़े को घेर लिया, कहा कि वो इस रिश्ते को कभी मंजूरी नहीं देंगे। तभी कबीले के मुखिया ने उन दोनों को अलग करने का हुक्म दिया। उसी आपसी टकराव के बीच कबीले वालों के हाथों चेन का खून हो जाता है। ये मंजर देखते ही कैटी अचानक अपने विजन से बाहर आती है, हाफते हुए होश में लौटती है और इसके बाद वो अपनी बाकी दोस्तों को बताती है कि उसने विजन में क्या देखा। अभी बेन कैटी से कहता है कि अब वो उनकी रहनुमाई कर सकती, क्योंकि उसे अपने सपने और विजन में कैटी ने देखा था। आखिर माया कहाँ है और किन हालात में उस खौफनाक डायन में तब्दील हुई थी, इसीलिए बेन उसे उस जगह तक ले चलने को कहता है ताकि वो उस रहस्य को जान सके। ये सुनकर कैटी बताती है कि उन्हें इस आइलैंड के बीचों बीच बना एक गुफा में जाना होगा। वो अपने दोस्तों को लेकर उस तरफ बढ़ती है। अब यहाँ से निकलकर वहां बनी मूर्ति में से एक भाले को अपने साथ ले लेता है और उसे लगता है कि आने वाले खतरों से बचने के लिए हथियार उसके लिए जरूरी है। जहां उन्हें आगे बढ़ने के लिए समुद्र की तेज धारा को पार करना था। एक एक करके सभी लोग सावधानी से धारा को पार करते हैं और सबसे आखिर में लिली पानी पार कर रही होती है। लेकिन तभी अचानक वही खौफनाक दरिंदा उसके सामने आ जाता है। उसे देखते ही लिली डर के मारे चीखी। हालांकि जैसे ही उस डायन की नजर हथियार लिए खड़े बेन पर पड़ती है, वो अपना ध्यान लिली से हटाकर उसकी तरफ मोड़ लेती है और अगले ही पल वो बेन पर झपट पड़ती है। उसे पकड़कर पानी में डुबाने लगती है। बेन खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश करता है और किसी तरह उस पर वार करता है, जिसे वो डायन खुद को दूर ढकेलती है। लेकिन वो खूंखार रूह हार नहीं मानती, लिली को खींचकर पानी की गहराई में ले जाती है और ये देखकर कई और बेन पानी के अंदर उसे ढूंढने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो लिली को उनकी पहुंच से बहुत दूर ले जाती है। अब रात का सन्नाटा चारों तरफ पसरा था। अपनी हिफाजत के लिए कई एक अस्थायी भाला तैयार करते हैं। इसके बाद सब लोग थोड़ी देर आराम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी अचानक मौली की नज़र अपने ठीक सामने खड़ी उस खौफनाक डायन पर पड़ती है। उसे देखते ही वो बुरी तरह घबराती है और हड़बड़ाहट में टेंट को अपने ऊपर गिरा लेती है। ये देखकर कई फुर्ती से खड़ा होता है, बाकी दोनों के साथ मिलकर टेंट हटाने लगता है। लेकिन जैसे ही वो टेंट को हटाता है, वहां का मंजर देखकर उसके भी होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो शैतानी ताकत मौली को अपने साथ घसीटते हुए अंधेरे जंगल की तरफ ले जा रही थी। अब ये दहशत के बाद पूरा ग्रुप सो नहीं पाता और सुबह होने तक लगातार चलता रहता है। कई किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद वो रुकने के लिए कहते हैं। तभी उनकी नज़र सामने दिखाई दे रहे एक विशाल गुफा के दरवाजे पर पड़ती है। दूसरी तरफ जब मौली की आंख खुलती है, वो खुद को उस खूंखार और भयानक दरिंदे के सामने पाती है। इधर कैटी और उसके दोस्त जैसे ही गुफा के अंदर दाखिल होते हैं, उन्हें मौली की चीखें सुनाई देती है। ये सुनकर वो तेजी से दौड़ते हुए वेदी के पास पहुंचते हैं, जहां वो डायन को मौली की जान लेते हुए देखते हैं। अब अपने दोस्त को इस हाल में देखकर उनका गुस्सा भड़क उठता है। वो शैतानी रूह पर टूट पड़ते हैं, लेकिन उनकी इंसानी ताकत उस डायन की जादुई ताकत के आगे कुछ नहीं थी। हालांकि उनके पास एक ऐसा हथियार था जो शैतानी ताकत का मुकाबला कर सकता था। वो था बेन के हाथ में मौजूद जादुई भाला। दरअसल उसकी नोक पर सदियों पहले उस शमन के खून की कुर्बानी दी गई थी, जिसकी वजह से उसमें एक रहस्यमयी और अलौकिक शक्ति आ गई थी। अब जैसे ही वो भाला डायन को छूता है, उसकी त्वचा जलने लगती है और वो दर्द से तड़पने लगती है। ये देखकर सबको यकीन हो जाता है कि हथियार उसकी ताकत को कमजोर कर रहा है। उसी दौरान कैटी को फिर से अपने दिमाग में एक और रहस्यमयी आवाज आती है। ऐसा लगता है मानो कोई अदृश्य ताकत उसे किसी खास जगह की तरफ बुला रही है। उन आवाजों का पीछा करते हुए वो गुफा के कोने तक पहुंचती है, जहां उसकी नजर एक पुराने बक्से पर पड़ती है। जैसे ही वो बक्सा खोलती है, उसे उसके अंदर कपड़े का वही गुड़िया मिलती है जो चैन ने कभी माया को तोहफे के तौर पर दी थी। तभी डायन की नजर उस गुड़िया पर पड़ी। अपनी सबसे कीमती निशानी को कैटी के हाथों में देखकर उसका चेहरे पर गुस्सा आ गया। लेकिन इससे पहले वो कैटी को कोई नुकसान पहुंचाए, बेन और काई मिलकर डायन को दबोच लेते हैं और उसे जख्मी करते हैं। इस डायन को कुछ पल के लिए रुक जाती है और यही मौका कैटी के लिए सबसे अहम साबित होता है। वो बिना एक पल गवाए गुड़िया को कसकर पकड़ती है और पूरी ताकत से जंगल की सरहद की तरफ भाग खड़ी होती है। लेकिन इधर ये दोनों उस शैतान का मुकाबला नहीं कर पाते। कुछ ही पलों बाद दरिंदे अपने नुकीले नाखूनों से कई को लहूलुहान कर देते हैं और बेन पर भी एक जानलेवा हमला होता है, जिसे दोनों वहीं दम तोड़ देते हैं। अब कैटी अपने दोस्तों को खोने के गम में तड़पती है। जंगल में वो भागे जा रही थी और तभी अचानक वो उस जोड़े के एक खंडर बन चुके घर के पास पहुंचती है। वहां एक और रूहानी विजन उसे दिखाई देता है। वहां खुद को उसी दिन में पाती है जब चेन ने माया को वो गुड़िया दी थी। वो गुड़िया सिर्फ उसकी मोहब्बत की निशानी नहीं थी,
बल्कि उनके आने वाले बच्चों के लिए एक तोहफा भी था। अब उसी लम्हे केटी को एक खौफनाक सच जाहिर होता है। उस कबीले ने सिर्फ एक अधूरी मोहब्बत को तबाह नहीं किया बल्कि एक मासूम की जान भी ली। यानी जब कबीले वालों ने उस जोड़ों पर हमला किया तो उन्होंने माया को जबरन एक जहरीला लिक्विड पिलाया जिससे कि उसके पेट में पल रहा बच्चा मर जाए, और इस जुल्म के कारण माया ने अपना बच्चा खो दिया। तभी अचानक केटी हकीकत में लौटती है और देखती है कि उस डायन ने उसे दबोच रखा है। लेकिन इससे पहले कि वो कोई वार कर पाती, केटी माया के दर्द और उसके खोए हुए प्यार और अधूरी दास्तान के अल्फाज बयां करने लगती है। वो उसे चैन की याद दिलाती है और बताती है कि उसने उसके अतीत का पूरा सच देख लिया है। केटी के मुंह से अपनी जिंदगी की कहानी सुनकर डायन पूरी तरह से स्तब्ध हो जाती है। तभी केटी उसे नफरत और दर्द और इंतकाम के सिलसिले को हमेशा के लिए खत्म करने की गुजारिश करती है। वो कहती है कि अब वक्त आ गया है, माया अपने अतीत को छोड़कर सुकून में चली जाए। लेकिन अगले ही पल माया केटी को पास वाली पानी की झील में ढकेल देती है। फिर वो किसी पर हमला करने के बजाय शांति से खड़ी रह जाती है। अब यहाँ मानो उसके अंदर बरसों से जल रही नफरत बुझ चुकी है। इसके बाद माया अपनी बेचैन रूह को आजाद कर देती है, खुद को पूरी तरह से उस रूहानी दुनिया के हवाले कर देती है जहाँ शायद उसे वो सुकून मिलने वाला था जिसे उसे सदियों से तलाश थी। लेकिन तब कुछ पलक झपकते हैं, अतीत में बदल जाता है। केटी खुद को ड्यूक की उसी बोट पर पाती है जहां सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था जैसा शुरुआत में था। तब केटी को एहसास होता है कि ये सब कुछ कोई हकीकत नहीं बल्कि समुंदर में डूबने के दौरान उसकी आंखों के सामने एक आया खौफनाक विजन था। और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म होती है। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।